ये रखा होगा, ये रखिए टेबल बाकी है, इसमें हम दो इस कमरे में आपको आ जाते हैं। कोई बात नहीं, दोनों हो जाए। एक दिन तो अपन इधर थे वो टिकटॉक करें, यहाँ से छोड़ के मौसम गए ना, सबको परेशान, सारे परेशान हो। क्यों? उनको मतलब वहाँ पे डाउट, अच्छा, उनको सारी क्लासेस केवल ऑनलाइन में डाउट सोल्व नहीं होगा। ऑनलाइन में डाउट सोल्व क्या होगा, करके भेज दो, वो तो अपन भी वीडियो उत्तर वगैरह सारे पढ़ रहे हैं। सही बात नहीं होता। सर फर्स्ट ग्रेड का कुछ बताओ, फर्स्ट ग्रेड कहाँ से करेंगे एसएसटी, तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में तो मेरे ना मतलब सेकंड जो ग्रेड हुआ था ना, उसमें भी ठीक नंबर आ मेरे को, ये फर्स्ट ग्रेड मतलब फर्स्ट पेपर मार देता है एसएसटी वाला पार्ट। अभी आरबीआई सर को बोला था कि यार सर मैं कराओ वो नहीं भागी कराने के चक्कर में। हाँ, कौन सी कोचिंग है? कोई कोचिंग का वो उनका मतलब जेक है, वो पटवारी का एग्जाम दिया उन्होंने, भगवान करे तो हो भी जाएगा। आपने तो अच्छा ही इसलिए अपने तो ऊपर नीचे कहीं पे भी देख सकते, जिसको जरूरत नहीं होता उसको ज्यादा नहीं होता, मैंने देखा। सही बात है। ये नहीं है, ये एडमिशन मिल जाएगा, पता नहीं ये कुछ आगे भी है ना, वो लेके आए थे मरीम के अंदर ये मतलब उनको ही देंगे।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आदि गुड आफ्टरनून। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा कितनी उंगलियां? एक, 5 है। 5, 4.5, 5 6। कौन एक कोई भांग खा के बैठा है। ये सवा कुछ 6 चार। दिख रहा है भाई को। 6.75 सही है, फिर तुम्हें वो ठीक दिखाई दे रहा है। अच्छा, होमवर्क में क्या? एक्सरसाइज 1 लाओ दो। एक्सरसाइज 1 2 जो भी है। बताओ भैया, डू योर सेल्फ में कुछ पूछना है किसी को? डू योर सेल्फ और इलस्ट्रेशंस में किसी को कुछ पूछना है? नो वन? ऑनलाइन में भी किसी को नहीं है ना? एक्सरसाइज 1 तो हो गया था मेरे ख्याल से। एक्सरसाइज 2 में 1 to 6, फिर एलिमेंट्री हुआ था। एक्सरसाइज 1 में 1 to 6, 6 में डाउट है? और किसमें? 6 के अलावा एक्सरसाइज 1 में बताइए। 12 12 के अलावा 6 एंड 12 के अलावा एक्सरसाइज 1 में जो दिया था उसमें कोई पूछ रहा हूँ अदर देन 6 एंड 12? नहीं। चलो, तो B इज गिवन टू बी समथिंग और हमें ABC PQR और XYZ में बदलना है इसको। वैसे अगर इसको तोड़ना चालू करें तो 1 की डिटर्मिनेंट में 8 तो बनेंगे, उसमें बहुत सारे 0 भी हो सकते हैं। एक मिनट, और दूसरे तरीके को भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको R1 गोज टू लिख देते हैं R1 + R2 + R3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में R1 को लिख देते हैं R1 + R2 + R3। तो देखो आपके पास P कितनी बार बनेगा? 2 बार। A कितनी बार बनेगा? 2 बार। और X भी कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो 2 देख लेना, एंड दिस विल बी A + P + X, राइट? नहीं, और दूसरे वाले में बनेगा 2 टाइम्स B + Q + Y, राइट? और लास्ट वाले में क्या बनेगा? C + R + Z 2 टाइम्स। तो 2 बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है ना? अब क्या है? A + X, A + P, then is B + Y, then is B + Q, then is C + Z and C + R, right? अब इसमें क्या कर दो कि R2 goes to लिख दो, R2 goes to R2 - R1 and R3 goes to R3 - R1। नहीं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। देखना, पहला तो वैसे ही रहेगा A + P + X, B + Q + Y and then is C + R + Z। और यहाँ पे क्या आएगा? -P। देखना, -P। फिर यहाँ पे क्या आएगा? ये ऑपरेशन करने के बाद -P के बाद क्या आएगा? -Q और -R। ठीक है, तो माइनस बाहर निकल गया, और इसमें जब घटाओगे तो -X, -Y और -Z। तो यहाँ से माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसको 3 डिटर्मिनेंट में तोड़ दो। तो पहला आएगा ABC PQR XYZ। तो ABC PQR XYZ तो A हो गया, नहीं, डिटर्मिनेंट A हो गया। फिर अगला वाला PQR, तो PQR वाले के साथ 0 हो जाएगा, और XYZ वाला XYZ के साथ 0 हो जाएगा। तो यानी कि 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट A हो गया, मतलब, ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी, आई थिंक, 12। वही, मतलब 0 हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा। हो जाएगा, 0 तो होंगे ही। X + Y + Z वाला दिख रहा है, X + Y + Z वाला दिख रहा है, तो 0 होंगे, बहुत सारे होंगे। नहीं, मेरे ख्याल से 2 डिटर्मिनेंट ओवरऑल बचेगा 6 में से। मतलब इसको तोड़ेंगे ना, सॉरी 8 में से सिर्फ 2 डिटर्मिनेंट बचेगा और बाकी 6 0 होगा। मतलब ये ऐसे भी दिख रहा है वैसे तो मुझे, अब नहीं तो लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। जैसे ये PQR हो गया और प्लस क्या हो गया? XYZ।
ठीक है ना। और इधर क्या हो रहा है, वही a प्लस एक्स, b प्लस वाई और c प्लस जेड। और इधर क्या हो गया, a प्लस पी और b प्लस क्यू और c प्लस आर। तो मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ, इधर भी ऐसे ही तोड़ते जाना। तो जब इसको आप सेकंड कॉलम तोड़ोगे तो एक एक्स वाई सी वाला मिलेगा, वो 0 हो गया। ठीक है, तो एक उधर वाला हम लोग साफ कर दिया, बचा एक्स वाई सी ए बी सी, और लास्ट में ये आएगा। फिर इसके दो पार्ट में तोड़ोगे, तो जब दो पार्ट में तोड़ोगे तो एक ए बी सी वाला आएगा, तो वो 0 हो जाएगा। फिर बचेगा कौन सा, पी क्यू आर वाला। और ऐसे इसमें भी तोड़ोगे तो एक बचेगा, और दोनों देखोगे तो डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा, तो सीधा हम वहां से वैल्यू क्या लिख सकते हैं इसकी, 12। ठीक है, सर 11 में बता दो। 11 बेटा देखो 2 से 3 बार बतला दिया है। अब सिग्मा लगाना है, 2r का सिग्मा अगर पता हो तो देखो लगाओ, n इंटू एन प्लस 1 होता है, वो थर्ड के कॉलम के बराबर दिख रहा है। 6r स्क्वायर माइनस 1, तो सिग्मा r स्क्वायर कितना हो जाएगा, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो वो कटेगा माइनस n आएगा। सिंप्लीफाई करोगे वही n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3 आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये शायद फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आफ्टर अप्लाइंग सिग्मा विल बी सेम, तो 0 हो जाएगा। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ऑल ऑफ दीज, ना तो x पे डिपेंड करेगा, ना y पे, ना तो n। तो इसे बहुत बार हो गया बेटा, मेहनत करो, बार बार बोल रहा हूँ, लग नहीं रहा कि दिल से मेहनत आ रही है। चलिए 12 पे चलते बच्चों। 12 में कोफैक्टर है, तो ये अभी कर लेंगे यार, ठीक है ना, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, अभी करके बताएंगे 12 वाला। ये डायरेक्टली डेल्टा स्क्वायर होगा हालांकि, तो अभी फॉर्मूला देख लेंगे। ठीक है, और कोई तो नहीं दिया आप लोगों ने, ठीक है, और कोई है? No. एक्सरसाइज 2 में दिया था, कुछ दिया था ना, No. 5 का 1 to 10. 1 to 10। हाँ बताओ भाई, 1 to 10 में किसी को पूछना है? एक्सरसाइज 2 1 to 10, एनीवन? बोल दो भैया, नहीं तो रखना पड़ेगा। नहीं किया तो गलत बात है ना, इतना टाइम दिया जाता है फिर भी नहीं करो। अच्छा, अपना होमवर्क आपने खुद ही कम कर लिया, गुड। और कोई 1 to 10 में रखें लेवल? क्लास में भी दिया था प्रूफ, क्या चीज प्रूफ करने दे दिया भैया? अच्छा, साइन स्क्वायर ए वाला, उसका आंसर आएगा हेंस प्रूफ। बताना है, पहला रो क्या था, cot A1, फिर साइन स्क्वायर बी cot B1 और साइन स्क्वायर सी cot C1। तो जैसा पहले ही बतलाया कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में 3 1 दिख गया और उसके बाद भी हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भारी काम है, ठीक है ना पढ़ाई। तो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि जीरोस क्रिएट कर दे, तो R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1, right? So what you can see is sin square A cot A1, देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके देख लेना। यहाँ देखो एक 0 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी एक 0 क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ बनेगा देखना साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, आई होप इज इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा इधर वाले में, आपको दिख रहा है यहाँ पे जब R2 माइनस R1 लिखोगे तो कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा। तो इसको अगर हम एलसीएम कैल्सियम लें तो नीचे क्या बनेगा, साइन बी साइन ए, और ऊपर बोलो साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए, पक्का? तो देख लो, मेरे ख्याल से बच्चों ने ये बताया साइन ऑफ बी माइनस ए बनेगा। तो जब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ भी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, उसका फॉर्मूला आपको बताया गया बहुत बार, ठीक है ना, आप बहुत बार भूल गए, वो अलग बात है। साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए, तो दिख रहा है इसमें भी साइन बी माइनस ए, इसमें भी साइन बी माइनस ए। आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन इन दोनों में साइन क्या है, बी माइनस ए, और इधर 0 है, तो साइन बी माइनस ए कॉमन हो जाएगा, यस। और साइन बी माइनस ए कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, साइन बी प्लस ए।
क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आई थी, साइन बी माइनस ए इंटू साइन बी प्लस ए। कुछ नहीं समझ में आए, एक एक स्टेप पेन से चला के देख लेना, ठीक है ना। गरीब बन के बैठे नहीं रहना कि हमें समझ में नहीं आता जीवन। और इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन बी साइन ए, राइट। और बताओ, बढ़िया। अच्छा सॉरी, R3 को लिखेंगे R3 माइनस R1। जब R3 माइनस R1 लिखोगे तो जहां B था वहां C आ जाएगा, और तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यानी यहाँ क्या बनेगा, साइन C प्लस ए और 1 अपॉन साइन C साइन ए, राइट। और एक चीज कॉमन आ जाएगी, कौन सी, साइन C माइनस ए। अब देखो इसको ओपन करेंगे, अगर मान लो इस वाले कॉलम के अगेंस्ट, कॉल्ड एज कॉलम 3, ठीक है। तो कॉलम 3 के अगेंस्ट करोगे तो 1 के साथ ये माइनस ये आएगा, ठीक है। यहीं से बोल दो 0 है ये, देख लो। साइन बी प्लस ए इज एक्चुअली साइन सी, Yes. सप्लीमेंट्री एंगल साइन। तो साइन सी इंटू दिस करोगे तो 1 बाई साइन ए आएगा इधर प्रोडक्ट में, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो साइन सी प्लस ए साइन बी, तो साइन बी कटेगा तो ये भी 1 बाई साइन ए, मतलब दिस इज एज गुड एज 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए एंड हाँ 0। एलसीएम ले लेंगे ना पहले, साइन ए एलसीएम ऊपर 1 माइनस 1 बाई कैलकुलेटर चेक करना पड़ेगा, तो दैट इज 0, हेंस प्रूव हो जाएगा। अच्छा मैं पूछ रहा था कि अपन ने सबने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है क्या, पढ़ा। सबका हो रखा है, चल रहा है। साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ लिया, Yes. श्योर है ना। हाँ, तो इसका हम दूसरा मेथड एक देख सकते हैं, जैसे cot a, cot a I hope is cos a upon sin a, we all understand this, right। cos a upon sin a, cos a क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। और अगर आपको याद हो हाफ bc sin a डेल्टा होता है, तो जब भी cot a अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में यूज करने का मौका मिले तो हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करो जो मैं बतला रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहां से देख सकते हो cot a is b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। और bc sin a is 2 डेल्टा, bc sin a is what, 2 डेल्टा। देखो यहाँ से bc sin a is 2 डेल्टा, और यहाँ है bc sin a into 2 टाइम्स, तो ये खुद 2 डेल्टा है, तो ये क्या हो गया 4 डेल्टा। अब जब कभी भी आपके एक्सप्रेशन में cot a cot b cot c आए, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूले, रीजन बीइंग कि इसका एलसीएम लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, समझ में आएगा। तो इसको भी आप एक फॉर्मूले की तरह ही ध्यान रखिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम लोग अब इस डिटर्मिनेंट को लिख रहे हैं, आइए आइए चाहे मत आइए, यहाँ देखिए साइन लॉ, साइन लॉ क्या कहता है, a अपॉन साइन ए इज 2r, तो साइन ए इज व्हाट, a बाई 2r, नहीं। और साइन स्क्वायर a इज गोइंग टू बी a स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, अग्रीड। और b स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर और c स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, अग्रीड होगा सब। तो 4r स्क्वायर इधर आ गया बाहर, दिख रहा है डिनोमिनेटर में। और cot a ये आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a अपॉन 4 डेल्टा, तो दिस इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, राइट। तो एक और 4 डेल्टा भी बाहर आ गया, मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस 2 कॉलम 1, कॉलम 2 प्लस 2 कॉलम 1 डायरेक्ट दिख जाएगा अब आपको। इसको 2 कॉलम 1 जोड़ोगे तो प्लस 2a स्क्वायर जुड़ेगा इसका, तो व्हाट इज दिस, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अगेन हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अगेन हियर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो हमारे कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 1 1 1 और 1 1 1, समझ में आएगा। तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
लिख लिया सबने? और कुछ दिया था क्या प्रूफ में? तो शीट में भी आया होगा ना सर, नहीं है? बताओ पहले रो में क्या है? ए बी माइनस सी, सी प्लस बी। दूसरा सी, और ये था शायद ए प्लस बी प्लस सी, नहीं, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसको a से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये a स्क्वायर हो गया, इसको b से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये b स्क्वायर माइनस bc होगा, और इसको c से मल्टीप्लाई कीजिए c स्क्वायर प्लस bc होगा, और जब जोड़ेंगे तो bc कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो मैं r1 को ऐसे लिख रहा हूँ, r1 गोज टू a टाइम्स r1 प्लस b टाइम्स r2 प्लस c टाइम्स r3। यहाँ देखिए पहले रो को हमने a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे? a से। b और c से डिवाइड करना है क्या? नहीं, ठीक है। तो जब a से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ऐसे जोड़ा तो आपने देखा ना कि यहाँ क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। देख लीजिए आप लोग, सेकंड वाले में क्या बनेगा? a टाइम्स r1 मतलब a स्क्वायर प्लस ac, b टाइम्स दिस तो प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस ac प्लस b स्क्वायर, नहीं तो पेन से चला के लिख लेना, c स्क्वायर माइनस ac, सब कटेगा तो ये देख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ही बनेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि इसको कॉमन ही ले लेते हैं ना, ठीक है, अगले वाले में भी वही बनने वाला है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 1, राइट, और यहाँ भी देखो आप a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी कट जाएगा, और फिर सी स्क्वायर। तो अब ये 3 1 दिखने के बाद 2 जीरोस क्रिएट कर लोगे आप, और फिर से 2 जीरोस क्रिएट करने के बाद ओपन कर देना, सीधा हेंस प्रूव आ जाएगा। तो ये सब ऑपरेशन जो मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ, ये सब देखिए, खुद से भी ट्राई मारिए। और क्या भाई, हो गया? मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे ना लास्ट टाइम, तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन ये बतला दिया था मैंने कि मल्टीप्लाई कैसे करते थे। एक सवाल भी था ना अपना, वो मैंने करा दिया था कि, अच्छा हाँ, चलिए वो सवाल भी हो गया। चलिए नोट करके एक चीज लिख लेते हैं, तो दैट कि अभी जो अपन के पास एक शीट में सवाल आया था ना, उसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये A11 है, A12 है, A13 है, and then is A21, A22, A23 and A31, A32, A33, राइट। ये एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ठीक है। A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12। तो मैंने इसका डेफिनेशन बतलाया था कि A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ये क्या आएगा? हाँ, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज क्या आएगा? डेल्टा। इस तरीके से अगर A21 C21, A22 C22 और A23 C23 होगा, वो भी किसके बराबर आएगा? डेल्टा। मतलब अगर किसी रो या किसी कॉलम का एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर उसको ऐड करें तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर किसी रो या कॉलम का एलिमेंट किसी और रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो उसकी वैल्यू होती है 0। जैसा कि अगर आप बोलोगे कि सर A11, ठीक है ना, फर्स्ट का एलिमेंट ले रहे हैं और सेकंड के एलिमेंट्स का क्या ले रहे हैं? कोफैक्टर, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो A11 C21 प्लस क्या पूछ रहा है कोई? A12 C22 प्लस A13 C23, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। आप चाहो तो चेक करके देखो फटाफट, मैं नहीं करके दिखाऊंगा, आप खुद से करके देखो और सही सही कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर माइनर में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिए।
Yes. ठीक है, आ गया? पक्का ही है? हैंड शुरू कर दिया? No, sir. हो गया सर। हो गया ना? आई होप सबका हो जाना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, C21 लिखना है, A11 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे C22 और करके देखोगे तो यू विल सी इट टू बी 0। ठीक है ना, सब कट जाएगा। ठीक है, तो एक तो बिल्कुल रॉ तरीके से करके देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम बुद्धि लगाए, पता नहीं आप लोग की लगेगी नहीं लगेगी, मुझे नहीं पता, या सही में लग जाएगी वो भी नहीं पता, तो सुन लेना, मतलब शायद समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब 2-4 को भी आ जाए तो अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरा रिवीजन तो हो जाएगा ना। नहीं तो मैं भूल जाऊं तो अच्छा थोड़ी लगेगा तुम लोगों को। जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि इस एलिमेंट के कोफैक्टर में इस एलिमेंट का कोई रोल नहीं है, जो कोफैक्टर की वैल्यू आएगी उसमें A11 का कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसके पोजीशन का रोल है। ठीक है, ऐसे ही A12 के, मतलब यहाँ मैं XYZ भी लिख दूं तो मतलब आप समझ रहे हो, इस पोजीशन का कोफैक्टर चेंज नहीं होगा, इन दोनों को सेम रख देता हूं मैं, और यहाँ कुछ भी अलाना फलाना लिख देता हूँ, ठीक है ना, या ना भी लिखूं, ठीक है, तो इस पोजीशन का कोफैक्टर तो सेम रहेगा, उसके वैल्यू पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आएगा? तो अब चीज एक सुनना, जैसे यहाँ C21 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर, बस ऐसे ही सोचना है कि सर ने हटा दिया, हटा दिया, क्या सर हटा नहीं सकते, हटा दिया, तो यहाँ कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन इस पोजीशन का कोफैक्टर तो सेम ही आएगा ना, C21। ठीक है, ये सब तो सेम ही है, इस पोजीशन का कोफैक्टर सेम ही आएगा। ठीक है, इधर तो मैंने कोई चेंज किया नहीं ना, यहाँ का एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोफैक्टर तो इस पॉइंट का अफेक्ट हो ही नहीं रहा ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये हाइजेनबर्ग हो रहा है क्या? आ रहा है सर। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रख दूं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू एश्योर होगी। जैसे यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, A11, A12 और A13, सुनना ध्यान से बस। तो ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ दिस, यही तो लिखा है ना यहाँ पे, ये यही तो लिखा है, ये कोफैक्टर तो सेम ही था, ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ दिस प्लेस, और ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ दिस प्लेस, दिस इज डेफिनेटली 0, क्योंकि ये दोनों रोज तो सेम ही है ना। नहीं, अगर अब नहीं आए तो हाथ लो हथेली, और सब लोग अपने अपने उंगलियां उस पे रखो और ऐसे चालू करो, तोता उड़, मैना उड़, कॉन्सेप्ट उड़। समझ में आएगा? ठीक है, देख लेना एक बार, फिर से बोलने की जरूरत है क्या? देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कुछ भी रखूंगा कोफैक्टर पे इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये जो वैल्यू होगी ये सेम होगी, यहाँ पे कुछ भी हो। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, A11, A12, A13, तो ये तो दिख गया मुझे कि ये 0 हो गया, और ये किसके बराबर है, तो ये इसी के तो बराबर है, A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23, क्योंकि ये दोनों रोज मैंने चेंज ही नहीं किया, तो इन पोजीशंस के कोफैक्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है क्या? यस Yes. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब वही वाली प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक डिटरमिनेंट डेल्टा ले रहे हैं, यही ले लेते हैं, चलिए A11 सॉरी A21, A22 एंड A23, राइट, और एक डिटरमिनेंट बनाते हैं जो इसके एलिमेंट के कोफैक्टर से बन रहा है, जैसे इसका कुछ कोफैक्टर होगा, इसका कुछ कोफैक्टर होगा, इसका सबका, ठीक है ना, तो मैं एक डेल्टा कोफैक्टर बना रहा हूँ, मतलब एक डिटरमिनेंट इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से, जैसे इसका कोफैक्टर क्या है, C11,
ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, C11। ऐसे ही A12 का कोफैक्टर किससे, C12 C13, फिर C21 C22 C23 और फिर C31 C32 C33, ठीक है नहीं। तो ये डिटर्मिनेंट डेल्टा हो गया, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट हो गया। अब मैं डेल्टा इंटू डेल्टा कोफैक्टर कर रहा हूं, तो डेल्टा तो वही है A11 A12 A13 A21 A22 and A23, then comes A31 A32 A33, ऐसा आएगा डेल्टा। और डेल्टा कोफैक्टर तो यही है जो लिखा है मैंने, दैट इज C11। अच्छा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रोज कॉलम इंटरचेंज कर देता हूँ। तो रोज कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो इस डिटर्मिनेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। अपन ने बात की हुई है कि अगर रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल चेंज बाय रत्ती, मतलब विल नॉट चेंज। समझ में आएगा? ताले कि C11 C12 C13 and C21 C22 C23 and then is C31 C32 C33, ठीक है। अब देखना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रूल आपको क्लियर है। दिस विल बी A11 C11 A12 C12 A13 C13, राइट? व्हाट इज दैट? क्या? डेल्टा। तो दिस इज डेल्टा A11 C21 A12 C22 एंड A13 C23 0, क्योंकि ये दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके अगले वाला सोचो, A13 C31 A12 C32, ये भी क्या होगा, 0, राइट। फिर ऐसे ही देखना 0 डेल्टा 0 एंड 0 0 डेल्टा। समझ में आ रही है बात? Yes. तो देख लीजिए, ये हो गया डेल्टा क्यूब, और इधर से डेल्टा कटेगा तो डेल्टा कोफैक्टर किसके बराबर होगा, डेल्टा स्क्वायर। मतलब अगर कभी कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें तो सीधा सीधा डेल्टा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समझ में आएगा? अगर n/n का डिटर्मिनेंट होता है, n/n का डिटर्मिनेंट होता है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा कोफैक्टर, एनीवन? डेल्टा पावर n Delta n डेल्टा की बार n minus n-1। क्यों? क्योंकि फिर उसमें डेल्टा इंटू डेल्टा कोफैक्टर होता है, डेल्टा 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 कितनी बार, n टाइम्स। तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू डेल्टा की पावर n होती है, एक डेल्टा घटता, तो डेल्टा की कोफैक्टर, डेल्टा कोफैक्टर इज डेल्टा रेज टू द पावर क्या होएगा, n-1। देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से वो जो सवाल था शीट में वो हो जाएगा, राइट। लिख लिया? Prove that prove that 2 alpha plus beta plus gamma plus delta alpha beta plus gamma delta alpha plus beta plus gamma plus delta 2 times alpha plus beta into gamma plus delta alpha beta into gamma plus delta plus gamma delta into alpha plus beta alpha beta plus gamma delta alpha beta into gamma plus delta plus gamma delta into alpha plus beta, and then is 2 alpha beta gamma delta। एक छोटा सा डिटर्मिनेंट है
और स्टिक्स नहीं, खतरनाक सी वैल्यू है, कितनी 0, ठीक है। और इतनी बड़ी सी चीज को 0 कर दिया गया है, ये प्रूव करना है। सर ब्लर हो। सर सर आया क्या किसी का? सर हेलो। हम्म। सर वीडियो बिल्कुल ब्लर हो। ब्लर हो गया सर। अब आए। अब फोकस हुआ। अभी ठीक है। यस हाँ सर।
करें डिस्कस? देखिए दिख रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा चाचा चाहिए, इधर 2 दिख रहा है। तो और अपन को पता है कि अपन प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ही पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। बट अदर देन दैट जब डायरेक्टली इस तरह के सवाल आए तो आपको सही में सोचना पड़ेगा क्या इसको हम 2 में ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से दिमाग रखना पड़ेगा। तो जैसे 2 है तो 2 अगर आपने कहीं लिख दिया तो मान लो कि यहाँ तुमने 2 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, ऐसे ही सोचोगे और तो कैसे सोचोगे, कोई डिफरेंट तरीका तो पता नहीं। सोच लो e की पावर x रख दूं ऐसा तो फिर अलग बात। तो जैसे 2 और 1 रखा तो 2 क्या होगा ना बेटा, इसमें तो आएगा ही, आगे में भी 2 फिर आने लग जाएगा इधर क्योंकि दिख नहीं रहा, यानी 2 क्रिएट होने का कुछ अलग ही माहौल रहा होगा। जैसे 1 into 1 और फिर से 1 into 1 सम 2 हो गया नहीं, और इसका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट में क्या आ जाए 0, ठीक है। या तो मैं दोनों को 0 रख दूं या किसी एक को कुछ रखकर दूसरे को 0 रख दूं, ठीक है। तो ये अभी मैंने दोनों को 0 रख दिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन फिर सोचेंगे कुछ और। फिर अभी दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिख रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्फा बीटा एक साथ है और गामा डेल्टा एक साथ है। इस प्रोडक्ट से ये चीज तो फील आ गई मुझे, इससे तो नहीं समझ में आएगा लेकिन उससे तो दिख रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे एक अल्फा प्लस बीटा रख दूं और एक गामा प्लस डेल्टा रख दूं एंड लाइक दिस। तो यू कैन सी नाउ दिस इज 1 into अल्फा प्लस बीटा 1 into गामा प्लस डेल्टा, तो यही तो बनेगा ना, ये तो 0 हो गया। और फिर अगले में देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा और 0। तो कभी भी इस तरह के सवाल आए तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब देखना यहाँ अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, मतलब दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो बहुत बच्चे क्या होंगे कैसे सोचेंगे अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा 0, लेकिन ये जैसे ही सोचोगे अगला वाला फैल जाएगा। अगले वाले में देखोगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया, गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर हो गया, जो कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा प्लस डेल्टा है। तो ये अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर इंटरचेंज करके लिख दूं तो बात बन जाएगी मेरी। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसको इंटरचेंज करके लिख दिया भैया, गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखते हैं कि बाकी सब सेट हो रहा है। तो देखना ये तो फिर से गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ये पूरा, और इधर देखना गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, ये भी बन गया। फिर अगला देखना गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा बीटा वैसे ही बन रहा है, और गामा डेल्टा इंटू अल्फा, बिल्कुल बिंदास। नहीं फिर ऐसे ही लास्ट वाले के लिए फिर से वही गामा डेल्टा अल्फा बीटा 0। तो समझ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली किसके बराबर हो, लिख लिया सबने? चलिए एक और सवाल लिख रहे हैं। In a triangle ABC, prove that sin 2a, sin C, sin B, sin 2a, sin C, sin B, sin C, sin 2b, sin A, then is sin B, sin A, sin 2c. This determinant equal to 0.
हुआ सर। नहीं, हर एक साइन में सम ऑफ टू एंगल्स है, अगर ध्यान से देख पाओ तो। पहला ही सवाल हमने ऐसा कर रखा है।
हो गया? करें? हो गया? तो आप ध्यान से देखो, साइन 2a दिख रहा है, साइन 2a में भी दो एंगल है, साइन a प्लस ए, साइन सी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं, तो साइन सी इज व्हाट, साइन a प्लस बी, ठीक है, पाई माइनस ऑफ a प्लस बी लिखोगे तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन ऑफ a प्लस बी, और लास्ट वाला देखोगे आप साइन a प्लस सी, तो बिल्कुल वो जो कॉस वाला हमने नहीं पहला सवाल किया था वही एग्जैक्टली सेम है। और साइन सी की अगर बात करते हो आप तो साइन b प्लस ए, देन इज साइन b प्लस बी, and then is sin b plus c, and then comes sin c plus a, sin c plus b, and then sin c plus c। इसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में हम तोड़ सकते हैं, देखना ध्यान से। ये जो पहला रो है उसमें sin a cos a आएगा प्लस cos a sin a आएगा, साइन ए कॉस भी आएगा, कॉस ए साइन भी आएगा, तो दिख रहा है साइन ए कॉस ए हर बार आ रहा है, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन ए कॉस ए, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से 0 हो जाना चाहिए, तो कुछ ऐसा सोच लो आप, ठीक है ना, या x और 0 रखो तो भी सोच सकते हो। तो दिख रहा है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए होगा, तो साइन ए के साथ यहाँ कौन मिलेगा, कॉस ए, और कॉस ए के साथ यहाँ क्या मिलेगा, साइन ए। फिर अब क्या होगा कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए के साथ क्या मिलेगा इधर, कॉस बी, और साइन बी के कॉस ए के साथ क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन बी, और ऐसे ही कॉस सी और साइन सी, ऐसा कुछ, ठीक है। या किसी में लग रहा है कि नहीं सर मैं यहाँ पे x लिखना चाहता हूँ, तो x भी लिख सकते हो, तो साइन ए कॉस ए इंटू एक्स, तो x इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 होना पड़ेगा, फिर ये भी, तो ये परमानेंटली 0 ही बैठेगा, ठीक है ना, जो पिछली क्लास में बताया था। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें जो a था, देखना पहला टर्म a, उसको दूसरे में b ने रिप्लेस कर दिया, बाकी सब सेम है, a का a, b का b और c का c है, तो यानी कि यहाँ जो साइन ए कॉस है इसकी जगह क्या बैठेगा बेटा, साइन बी कॉस बी, तो देखो साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए, तो साइन बी प्लस ए, ये बन गया साइन बी कॉस बी प्लस कॉस बी साइन बी, साइन टू बी, साइन बी कॉस बी साइन सी, दैट इज साइन बी प्लस सी, ठीक है ना, और इसका कंट्रीब्यूशन फिर से 0 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 0 नॉन 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों क्या है 0, तो आप कुछ भी रख दो यहाँ पे, ऐसे ही लास्ट वाला आएगा, मतलब किसी एक डिटर्मिनेंट को तो 0 होना ही पड़ेगा, इधर ये तीनों 0 होंगे या फिर ये तीनों मैंडेटरी 0 होंगे, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देख लेंगे, कुछ पूछना हो तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, अपन ने एक डिटर्मिनेंट देखा था, याद हो, साइक्लिक, उससे रिलेटेड 3 और डिटर्मिनेंट हैं, तो वो भी मैं बतला देता हूँ, नहीं तो फिर ऐसे नॉर्मली आता है तो हालत खराब हो जाती है बच्चों की। याद हो तो ABC BCA CAB, this was the cyclic determinant and this was like 3ABC minus AQ minus BQ minus CQ। जैसे इसमें कुछ पॉपुलर डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे एक पॉपुलर डिटर्मिनेंट है इसका, जैसे मान लो कि डेल्टा 1 बोल देता हूँ, ठीक है,
तो अभी तो मैं बतला रहा हूँ कनेक्ट करते हुए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे नॉर्मली अगर ये सवाल सॉल्व करने के लिए आता हो सकता हो, नहीं तोता उड़ मैना उड़ अपन खेल रहे होते नहीं। तो जैसे एक कोफैक्टर से बना के देखते हैं, राइट। तो कोफैक्टर से बना के देखोगे तो इस तरह का एक डिटर्मिनेंट बनेगा आपको। देख लो, ये देख रहा है, ये जो डिटर्मिनेंट है, दिस डिटर्मिनेंट हैज बीन मेड फ्रॉम दिस डेल्टा यूजिंग इट्स कोफैक्टर। जैसे ए का कोफैक्टर क्या होगा दोस्त, बीसी माइनस ए स्क्वायर। देख लो, बी का कोफैक्टर बी स्क्वायर माइनस एसी का नेगेटिव, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस एसी तो क्या है, माइनर, और इस प्लेस का कोफैक्टर माइनर विल डिफर बाय ए माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ए माइनस बी स्क्वायर। सी का क्या आएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। देख लो आप। तो अगर ये नॉर्मली आ जाए तो इसको सॉल्व करने में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, क्या सब्ट्रैक्ट करें, R1 R2 करते रहे, तो करते ही रहते हैं, समझ में आ गया। बट इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, बाद में मत बोलना कि इसको मैंने इस नजर से नहीं देखा सर, ठीक है ना। तो मैंने बतला दिया कि इसको कोफैक्टर की नजर से देखें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दिस 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और डिटर्मिनेंट है इसके वाला, इसको डेल्टा 2 रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। दिस इज लाइक सिग्मा ए स्क्वायर। सिग्मा ए स्क्वायर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी विल मीन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर इसके बाद फिर से क्या, सिग्मा ए बी, फिर सिग्मा ए बी, फिर सिग्मा बी स्क्वायर, और फिर सिग्मा अगेन ए बी, देन सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी एंड सिग्मा सी स्क्वायर। दिस इज अगेन डेल्टा स्क्वायर, दिस इज अगेन डेल्टा स्क्वायर, मतलब फिर से इसके स्क्वायर के बराबर ही होगा। 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर ही होगा। बोलोगे सर कैसे इसके बराबर होगा, तो आप देखो डेल्टा स्क्वायर एक्चुअली निकाल ही लो आप, समझ रहे हो, डेल्टा स्क्वायर निकाल ही लो आप। तो कैसा होगा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी इनटू ए बी सी बी सी ए सी ए बी। देख लो आप। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यही तो बना ना। फिर अगला देखो ए बी बी सी सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही है। फिर अगला देखो सी ए बी बी सी, तो फिर से वही बन गया। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बी सी सी ए, फिर से वही बन गया। ये देखना बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिग्मा बी स्क्वायर का मतलब भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही आप देखोगे तो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो कभी अगर ऐसा है तो भी आप समझ लीजिए उसको देख के कि किसके बराबर होगा, डेल्टा स्क्वायर। तो लिख लीजिए coming to one more determinant, delta 3. Delta 3 is like 2bc minus a square this is again delta square guys। तो ये भी नॉर्मली अगर सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाए तो भाई तोता उड़ मैना उड़ चलता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस तरीके से डिटर्मिनेंट भी डेल्टा स्क्वायर के बराबर ही होगा। बोलोगे सर कैसे प्रूव करोगे, तो सुनना ध्यान से।
इन दोनों को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, लास्ट वाले दो रोज को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। मतलब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे CAB और यहाँ पे BCA, तो एक क्या गया माइनस साइन, इंटरचेंज करने के बाद उस माइनस साइन को हम लोग पहले रो में डाल देते हैं ऐसे। लास्ट वाले दो रोज को इंटरचेंज करने के बाद एक माइनस जो आया, उत्पन्न हुआ जो माइनस साइन, उस उत्पन्न हुए माइनस साइन को अपन ने पहले रो में ठिकाने लगा दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या आएगा, -a² BC क्या हो गया 2BC - a², यहाँ देखो। ठीक है, अगला वाला हो -AB + AB साफ, फिर क्या बचा C²। ठीक है, फिर अगला देखना -AC + B² + AC, तो B² बच गया, राइट। फिर अगला वाला देखना है BCA × दिस -AB C² + AB, क्या बचा C², राइट। फिर देखना -B² CA मत CA, मतलब CA 2CA - B²। अगला वाला देखना -BC + BC क्या A²। अब तो विश्वास हो गया होगा ना कि यही आएगा, नहीं तो खुद से करके देख लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी डेल्टा स्क्वायर के बराबर ही होगा। कभी कभी इक्वेशन से इस तरह की चीजों को कनेक्ट कर लिया जाता है कि भाई देयर इज अ क्यूबिक इक्वेशन x³ - फलाना x² + चिलाना x प्लस जो भी है ढिमकाना y ढिमकाना = 0 ऐसा करके दे दिया जाए। अब बोल दे कि इसके रूट से ABC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो अब ABC निकल रहा हो तब तो भाई पुट करके हम निकाल लें। कहीं क्यूबिक में आपने भी देखा होगा शायद, या क्यूबिक नहीं देखा आज तक तो अलग बात है, कि बहुत बार रूट्स अपने को नहीं पता चलते कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, मतलब एग्जैक्टली हम हिट एंड ट्रायल से भी नहीं निकाल पाते हैं। बहुत बार इंटीजर रूट होता तो हिट एंड ट्रायल से फिर भी आ जाता है, लेकिन बहुत बार इंटीजर रूट्स नहीं भी होते हैं, ऐसा शायद महसूस किया होगा। ठीक है, तो फिर उसको इसमें तो यही चीज का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर इसके फैक्टर से जाना पड़ेगा a + b + c, मतलब सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम। फिर a² + b² + c² -ab - bc - ca, तो ab + bc + c सम ऑफ द रूट्स 2 एट ए टाइम, राइट। नहीं आ रहा है समझ में? और फिर वही a² + b² + c² फिर से आपको निकालना पड़ेगा। तो बहुत बार क्या होगा कि इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। अब आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल से रूट निकाल लो, फिर निकाल लो, फिर पता चला कि अच्छा समय हो गया, क्या चलते हैं घर, अब घर चल के निकालेंगे। तो देख लेना एक बार, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा सबने। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट हाँ ये सब हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग पाएंगे एंड दिस इज नोन एज क्रेमर्स रूल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्या कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या करता है, इट हेल्प्स इन सॉल्विंग इक्वेशंस। अब बोलोगे कैसे, तो बताऊंगा ही। मतलब n इक्वेशन n वेरिएबल तक हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देयर इज अ फॉर्मल मेथड। अब कोई बोले सर वो तो हमने बचपन में किया ही है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया उसको उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो बेटा वो वाली जिंदगी अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, उसके आगे जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो वो भी क्रैमर्स रूल हैंडल कर लेगा। ऐसा नहीं कि क्रैमर्स रूल छोटी चीज को नहीं करेगा, लेकिन वहां पे हमारे पास एक ऑल्टरनेट तरीका होता था, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड लगाते थे। सुना होगा शायद, सुना है या सुना है, सुना है या सुना है, सुना है। अच्छा, तो वो भी हम कभी कभी यूज करके निकालते थे या मल्टीप्लाई करके कर लेते थे। तो अब जैसे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होगा, तो वहां पे मैनिपुलेशन मेनी टाइम्स टफ हो जाता है कि भाई हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें, किसको किससे घटाएं, थोड़ा मुश्किल सा होने लग जाता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, तो करना है तो कर लो आप, उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अब 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल हो गए, तो वहां पे मैनेजमेंट और कठिन हो जाता है कि भाई अब हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, किसको किससे घटाएं। समझ आ रहा है? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में तो क्या होता है कि चलो एक बार x हटा लिया, एक बार y हटा लिया। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में कैसे हटाएं, तो फिर 2-3 बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। वी डू नॉट हैव अगर फॉर्मल मेथड,
तो कभी कभी बहुत लेंदी भी चला जा सकता है, समझ में आ गया। तो क्रैमर्स रूल्स हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है ये वाली चीज, क्या, एक फॉर्मूला मेथड की हम कैसे विदाउट ये मल्टीप्लाई ये मैनिपुलेट किए। अगर लग रहा है कि किसी इक्वेशन में सर मैनिपुलेट करके जल्दी आ रहा था तो तुम वो कर लो, मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। किसी को लग रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, खट से सॉल्यूशन आ रहा था, क्रैमर्स रूल लंबा जा रहा था, मत लगाओ। कि क्रैमर्स रूल सही में बहुत बार आपका लेंदी जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि देयर इज सम अल्टरनेटिव क्विक अप्रोच फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन यू कैन गो विद दैट पर्टिकुलर मेथड। समझ में आ गया। लेकिन एक बार हम इसको फॉर्मली सीख लेते हैं। तो हम अभी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करते हैं आपको, समझ में आ गया। तो ऐसे लिख लेते हैं, a1x plus b1y plus c1z c1z इक्वल टू d1, ठीक है। a2x plus b2y plus c2z equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z equal to d3 है ना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अगर कोई बोले n इक्वेशन n वेरिएबल है तो भी हम कर सकते हैं, और जो मैं अभी मेथड्स कर रहा हूँ उसी से करना होगा, ठीक है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। किसी को लग रहा है कि नहीं इससे मल्टीप्लाई करो, उससे कर लो, और ऐसे कर लो आ जाएगा, तो कर लो, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन डिटर्मिनेंट वाले मेथड से जा रहे हैं, ठीक है, सुनते जाएंगे बस। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो 4 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे, 4। और n इक्वेशन n वेरिएबल है तो n+1, कितने, n+1। जैसे सबसे पहला डिटर्मिनेंट हम लोग बनाएंगे डेल्टा। अब ये डेल्टा कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट लाइक a1 b1 c1 इन द सेम ऑर्डर, a2 b2 c2। मतलब ध्यान रखें ऑर्डर में ही रखें, x y z, समझ में आएगा, ऐसे ही ऑर्डर में रखें, ठीक है ना। फिर a3 b3 c3 ऐसा। तो अगर n इक्वेशन n वेरिएबल है तो वो भी डिटर्मिनेंट बनेगा, लेकिन वो n बाई n का बनेगा, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया कि एक डिटर्मिनेंट किसका बनेगा, डेल्टा का। फिर अभी 3 डिटर्मिनेंट और बनेंगे इसके बाद, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। जब n बाई n का होगा तो इसके बाद n डिटर्मिनेंट और बनेंगे। कितने बनेंगे, n और बनेंगे। जैसे 3 बाई 3 का है तो इसके बाद कितने बन रहे, 3। तो n बाई n में कितने बनेंगे, n। 4 बाई 4 में कितने बनेंगे, 4। और 4 बाई सॉरी, तो हम लोग बोले क्या कि यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब जो डेल्टा x करके एक डिटर्मिनेंट बना रहा हूं, क्या करके बना रहा हूं, डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा x में क्या करेंगे हम, पहले कॉलम को, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट से मैं उधर की साइड लिखे हैं इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक्स है, और बाकी जो कांस्टेंट, अब मान लो कि a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 है तुम्हारी इक्वेशन में, तुम d1 को उधर भेज के सोचना, समझ में आया। ऐसा नहीं कि बस सर हमने तो लगा दिया, सिली मिस्टेक सर, नहीं, पॉपुलर मिस्टेक्स। अच्छा, तो कहां तक पहुंचे थे अपन, हाँ, डेल्टा x कैसे बनाएंगे कि द फर्स्ट कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट्स, दैट इज d1 d2 d3। यानी यहाँ क्या आएगा बेटा, d1 d2 d3, इधर क्या आएगा, b1 b2 b3, और यहाँ क्या आएगा, c1 c2 c3, पहला, ठीक है। दूसरा कैसे बनेगा, ये सब डेल्टा में ही रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले कॉलम को कर लिया, अब डेल्टा वाई में बहुत ऑब्वियस है कि अब दूसरे कॉलम का इसका रिप्लेस करेंगे, पहला और तीसरा क्या रखेंगे, सेम। इधर d1 d2 d3 और इधर c1 c2 c3, राइट। और डेल्टा जी में क्या करेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3, सही है, समझ में आया। यानी कि हम लोग ने सबसे पहले तो कोएफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट लिख लिया। कोएफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट लिखने के बाद हर एक कॉलम को बारी बारी से किससे, कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। पहले एक बार पहला कॉलम को, ठीक है, तो ये दिख रहा है ना कि किसके कोएफिशिएंट इफेक्ट हुए, एक्स के, तो उसको डेल्टा एक्स बोल दिया, उसके बाद वाले को डेल्टा वाई, और उसके बाद वाले को क्या बोल दिया, डेल्टा जेड। तो इसको लिख लीजिए पहले। जैसे टाइम पास गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका आगे पर्पस है, ठीक है ना। तुम कर लो, तुम डायगोनल को कर लो जी। मैं समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत मोटिवेट करके रखते हैं, यार बच्चे डाउट पूछा करो तुम लोग, ठीक है ना। तो अपन डाउट पूछ लेते हैं जैसे कि कॉलम में नहीं कर लेते।
कर लो जिसमें करना, रोज में नहीं कर सकते, रोज में कर लो। तो अगर तुमको रोज ज्यादा प्रिय है तो इसको पहले ऐसे कर लेना, A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको पहले ही रोज में लिख लेना, इसके रोज कॉलम इंटरचेंज कर लो तो अब रोज में चेंज हो जाएगा। हैप्पी? क्या हुआ, ऐसे क्या घूर के देख रहा है उसको, डर आ रहा है क्या उसे? मतलब ये मैं बतला दे रहा हूँ फिर से, ये सजावट के हिसाब से बिल्कुल नहीं बतला रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब इसका हम कुछ उपयोग करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद जनरली लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख के रट्टा मारा देते हैं, ठीक है ना, तो अभी मैं समझा रहा हूँ कि वो कैसे आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे डेल्टा एक्स पे चलते हैं, ठीक है, इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ के जो पहला है D1 D2 D3 दोस्त, इसको ध्यान से देखो, D1 को उठा के वहां से रख दे रहे हैं, क्या A1x प्लस B1y प्लस C1z, फिर क्या है A2x प्लस B2y प्लस C2z, और A3x प्लस B3y प्लस C3z, देख लेना ध्यान से, खिलाया नहीं, और फिर इधर क्या है B1 B2 B3 एंड देन इज C1 C2 C3। अब इसको तीन डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करो, देखना लास्ट के दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। कैसे? पहला वाला देखना A1 A2 A3 और x कॉमन, तो देखना इज दिस x कॉमन इनटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, दिख रहा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1, डेल्टा ही है नहीं। अगला वाला देखना B1y B2y B3y, तो B1 B2 B3 y कॉमन आते ही B1 B2 B3 के साथ 0, C1z C2z C3z z कॉमन होती है C1 C2 C3 के साथ 0। ये दिख रहा है कि दिस इज नाउ एन इक्वेशन। लोग इसमें क्या है कि डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन लिख देते हैं, समझाते नहीं कहां से आता है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन कैसे है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन अब आप खुद से करने के लिए सक्षम हो, तो y इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा दोस्त, डेल्टा y, और z इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा z। क्लियर? तो हमारे पास इसके बाद ये तीन इक्वेशंस बनेंगे और इसके बाद हो गई कहानी शुरू। लिख लीजिए, ठीक है भाई, समझ में आ गया उधर? Yes, sir. Yes. हो गया? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि फर्दर क्या करना है। तब देखो ये जो डेल्टा है इसके ऊपर दो चीजें, हमारा अननोन भूल तो नहीं गया ना, हमारा अननोन एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, ऐसा नहीं डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सॉरी डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z देख के फैल जाओ, ये सब नोन है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देगा तो ये नोन सी होंगे कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट्स आर नोन, वी कैन कैलकुलेट डेल्टा डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, समझ में आएगा, ये सब तो बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगा। हमें एक्चुअली क्या निकालना था इससे, x y z। तो ये तीन इक्वेशन इसके बाद क्या करने वाले हम, कि जो डेल्टा है, डेल्टा के बारे में दो चीजें हो रही होंगी, या तो डेल्टा जीरो हो रहा होगा या नॉन जीरो हो रहा होगा। डेल्टा अगर नॉन जीरो है तब तो हम डेल्टा से डिवाइड करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सोचो थोड़ा, नहीं टफ है सोचना। तो हम लोग नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन की।
नेक्स्ट क्या बात करें, नेचर ऑफ सॉल्यूशन की। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम एक केस ले रहे हैं, क्या, डेल्टा इज नॉन जीरो। क्या ले रहे हैं, डेल्टा is non-zero. If delta is non-zero, so can we divide the equations by delta? Answer is yes. तो हमारे पास क्या क्या मिलने वाला है, हमारे पास मिलने वाला है x इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा। देखिए डेल्टा नॉन जीरो तो डिवाइड कर सकते हैं, फिर y इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा z बाई डेल्टा। देख लीजिए, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, टर्म्स यूज होंगे आगे चल के और आप सुन सुन के परेशान होते रहिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं, अब क्या करें। तो ये सब अगर बार बार रिवाइज किया, समझा तो समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन। समझ में आ गया। और इस केस में सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन। कितने, कम से कम क्या हो, एक सॉल्यूशन। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन भी है तो सिस्टम को क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट। कम से कम एक हो, मतलब एक से ज्यादा हो तो कंसिस्टेंट तो कहेंगे कहेंगे, लेकिन एक भी हो तो क्या कहेंगे, सिस्टम को कंसिस्टेंट। तो कभी कभी होता है ऑप्शन में पूछ दे कि इज द सिस्टम कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, फलाना कंसिस्टेंट, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अपन ध्यान रखेंगे, तो इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलेंगे, और एक सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। दूसरा केस इज डेल्टा इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा इक्वल टू जीरो में दोस्त डेल्टा से डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं, डेल्टा इक्वल टू जीरो आ गया, यू कैन नॉट डिवाइड बाय व्हाट, डेल्टा। दिखाई दे रहा है ना भैया ऑनलाइन में, ब्लाइंडनेस वाला कोई दिक्कत नहीं है, ब्लाइंडनेस वगैरह, ठीक है, गुड। पहले डेल्टा जीरो ले लिया। डेल्टा जीरो में अब क्या होगा दोस्त, दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, दो बातें हो सकती हैं, इसके आगे दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, ठीक है ना, पहली बात कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, सॉरी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी इज नॉन जीरो। आप समझ पा रहे हो कि हम लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा तो जीरो हो गया और मान लो इनमें से कोई एक क्या रह गया, नॉन जीरो। एक या एक से ज्यादा क्या रह गया, नॉन जीरो। तो आप समझ पा रहे हैं कि मान लो डेल्टा एक्स नॉन जीरो है, डेल्टा जीरो है, तो क्या ये होल्ड करेगा, नहीं। यानी कि इसका मतलब क्लियर है कि अगर डेल्टा जीरो है आपका और इनमें से कोई एक नॉन जीरो है, तो इज देयर गोइंग टू बी एनी सॉल्यूशन, नो, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उस इक्वेशन ही होल्ड नहीं कर रहा था। हम लोगों ने इस केस में क्या बोलूंगा मैं, नो सॉल्यूशन। सिस्टम को क्या बोलूंगा, इनकंसिस्टेंट। तो इसके आगे आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। जनरली आवर सिस्टम्स आर इनकंसिस्टेंट while solving questions, नहीं। हो गया, चलिए ये जो तीसरा पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। हल्का सा हो सकता है रट्टा टाइप फील आ जाए, लेकिन मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अपन अभी उतने लेवल में पढ़े नहीं है, ठीक है ना। आगे चल के मतलब ऐसा नहीं कि बेंच से निकल के और ऐसे आगे चल लेना, ठीक है ना, कि सर आगे चल के जब पढ़ेंगे, मतलब आगे की बात हो रही है, जब हम 12th में पढ़ रहे होंगे या 13th वाले जो है अभी कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे, तो 12th में जब आगे जाके पढ़ेंगे तो देन यू विल सी, जब हम 3D चैप्टर पढ़ रहे होंगे, समझ में आ गया, तो देन यू विल सी कि ये सब एक्चुअली प्लेन से रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपने टू इक्वेशन टू वेरिएबल देखा होगा, तो यू मस्ट हैव सीन इट्स कोरिलेशन विद लाइंस इन XY प्लेन।
कि वहां पे बताया गया होगा ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, नो सॉल्यूशन हो गया। देखो बेटा लाइन एक पॉइंट पे कट रहा है, एक सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसको, कंसिस्टेंट कहते हैं, और लाइन कोइंसाइड कर गया तो देखो बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वहां पे हमने देखा होगा कि वो लाइन से रिलेट होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम क्या कहते हैं कि ये प्लेन से रिलेट होता है, एरोप्लेन नहीं, प्लेन नहीं। जैसे ये आपका जो बोर्ड है ये भी एक प्लेन है, समझ में आ रहा है। अगर उबड़ खाबड़ नहीं है तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, प्लेन है। जैसे आपके कॉन्सेप्ट एकदम प्लेन है, समझ लो, फील आया होगा थोड़ा सा, राइट। तो हम लोग इस चीज को समझे, ठीक है ना, कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन। तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्लेन के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, आपको ये भी नहीं पता है कि ये प्लेन के हिसाब से क्या है। तो अभी मैं उसमें नहीं घुस रहा, लेकिन हाँ मैं कुछ बातें बताऊंगा जो मोटा मोटा आपको समझना चाहिए, ठीक है। अभी सुनना, हम लोग बोले क्या कि डेल्टा इक्वल टू 0 में एक तो ये केस हो गया, ठीक है। और हम लोग बोले दूसरा केस है दोस्त, जगह तो है नहीं, एक काम कर सकता हूँ ट्रिक, अब जगह बन गया। तो हम लोग ले गया कि अब दूसरा केस क्या है, समझ में आ रहा है क्या, क्या हुआ, दिक्कत है क्या, इक्वल होना चाहिए दोनों नहीं देख लेना है, जो कुछ कॉन्सेप्ट में फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, हाँ देख लेते हैं। हम लोग लेंगे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, दूसरा तो यही केस हो सकता है, और क्या सोच सकते हैं, और कुछ सोच सकते हो क्या, ये तीनों जीरो हो जाए, नहीं। अब जब तीनों जीरो है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, ये भी जीरो है, डेल्टा भी जीरो है, ठीक है ना, हम भी जीरो है, तुम भी जीरो, समझ में आएगा। तो ये देख रहे हैं ना, 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 चल रहा है। तो हम इस केस में क्या सोचेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अब इनफाइनाइट बोलते ही ना आदमी का जो मन है ना बहुत तेजी से भागता है, इनफाइनाइट मतलब उसको लगता है पूरा सब हो गया, सबके सब सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं भाई, सब नहीं करते इसमें, ये प्लेन्स हैं। तो प्लेन्स में आप समझ रहे हो, जब एक्स वाई जेड प्लेन, आप समझ रहे हो 3D में जब जाएंगे अपन, समझ रहे हो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तो ये सब प्लेन से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हो ना, 3 प्लेन टकरा रहे हैं, तो पूरा 3D सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। आप ये मत सोचना एक प्लेन भी नहीं होगा, चुप रहे, सुन पहले। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लो 3 प्लेन्स का टकराहट देख रहे हैं ना, जैसे हम 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ने 2 लाइन का देखते थे, नहीं समझ रहे हो। तो हम लोग बोले यहाँ पे 3 प्लेन के टक्कर देख रहे हैं, फील करो, 3 प्लेन का टक्कर देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा 3D सॉल्यूशन थोड़ी हो जाएगा। क्या आप एक्स वाई जेड कुछ भी रख दोगे, एक्स वाई जेड जो इसको सेटिस्फाई करते होंगे वही सॉल्यूशन होंगे ना। और उसमें भी सब जरूरी नहीं है, उसमें भी सब जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है। अब बोलोगे सर कैसे, जैसे मान लो 3 प्लेन है, एक प्लेन ऐसा है, राइट, एक प्लेन ऐसा है, तो इसका एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। इफ देयर आर 2 प्लेन्स इंटरसेक्टिंग, समझ रहे हो, कॉपी है, हाँ हाँ यही वाला, इसको कॉपी कहते हैं, वेरी गुड। तो जैसे मान लो कि 2 प्लेन्स हैं, अब देखो ये मैं बहुत ज्यादा इसके उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं फील पे जा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए। बाकी मैं एक एक चीज प्रूव कर सकता हूँ जो बोल रहा हूँ, समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए 3D का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो लो कि देखो ये एक प्लेन है, अरे ऑनलाइन वालों दिख रहा है क्या, यस सर, अरे वो गाँव वालों दिख रहा है, अच्छा Yes, sir. सॉरी ऑनलाइन वालों। तो हेलो ने ये एक और प्लेन है, ये प्लेन यहाँ खत्म नहीं हो जाता है, क्यों, प्लेन इज लैंडेड, ये चलता रहता है भैया, इधर भी और इधर भी, ठीक है, और ये भी प्लेन चलता रहेगा, इधर भी इधर भी। तो आप देख रहे हो एक लाइन आएगा कट के, और Yes. तीसरा प्लेन मान लो इसी से घुस गया, इसी लाइन से, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्या, सारे एक्स वाई जेड इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशंस को, नहीं, Yes. लेकिन अभी भी वो जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स ही हैं। Yes. तो जब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं तो आप ऐसी फील या ऐसा सेंस डेवलप मत करो अपने अंदर कि अब तो सब सेटिस्फाई कर जाएगा, सब नहीं करेगा बे। हाँ, ये जो मान लो कि 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट किए एक लाइन में और तीसरा प्लेन भी इसी से घुस गया, तो ये जो भी लाइन आ रही है ना, ये लाइन पूरा सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मान लो कि तीनों प्लेन एक ही हो जाए, हम एक हैं, पहला प्लेन, उसी पे दूसरा प्लेन, उसी पे तीसरा प्लेन, मतलब आइडेंटिकल हो जाए तीनों प्लेन। लाइट गई क्या, अरे ऑनलाइन आ रही है सर आवाज, आ रही है ना, हाँ ठीक है। तो तीनों प्लेन सेम हो जाए, ठीक है, दिख रहा हुआ ना मेरे ख्याल से, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, तीनों सेम हो जाए तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इस बार। तो आप समझना कि इनफाइनाइट ये भी है, इनफाइनाइट वो भी है, लेकिन आप गलत फील कैरी मत करना। मान लो तीनों प्लेन सेम हो जाए, और तीनों प्लेन सेम कब हो गए, जब इनका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 सब सेम हो जाएगा। इनफैक्ट d1 d2 d3 भी सेम होना चाहिए, तभी तो सेम होगा ना। मतलब ये इक्वेशन जैसे मान लो
x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, तो तीनों यही होनी चाहिए। अब बोलोगे तीनों यही हो सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना पूरे कोएफिशिएंट को। जैसे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 8 हो जाए, तो भी तो सेम ही चीज है ना यार। तो तीनों प्लेन सेम हो जाएगा तो भी इनफिनिट सॉल्यूशन आएगा। तो मैं बस अभी यहाँ पे ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना, क्योंकि ज्यादा घुसूंगा बहुत दर्द होगा, ठीक है। ताले के बस उतना ही गुजरे जितना अपने को समझ में आना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस व्हाट? दिस sin थीटा इक्वल टू हाफ, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस, Yes. sin square theta plus cos square theta equal to 1, this also has infinite solution, but the sense in the two is not the same, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी है, वो तो हर एक थीटा पे सेटिस्फाई है, लेकिन दूसरा आइडेंटिटी नहीं है, दूसरा क्या है? इक्वेशन है। तो हमको उसके बीच का फील डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। आपको बोले आइडेंटिटी मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, गलत है। sin theta equal to half has infinite solution, but it is not an identity। समझ में आ रही क्या बात? Yes, यानी sir. जो भी वेरिएबल उसके हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो या जहां भी डिफाइंड हो वहां सेटिस्फाई हो, तो उसको आइडेंटिटी कह सकते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो वो दिख रहा है 0 इक्वल टू 0, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दिख रहा है। लेकिन ये नहीं सोच लेना कि सब के सब एक्स वाई जेड जो भी दुनिया में है सब सेटिस्फाई कर रहा है, सब नहीं कर रहा है। वो सब प्लेन्स के ही एक्स वाई जेड कर रहे हैं, क्या सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं? डिपेंड्स कि तीनों प्लेन कैसा है। तीनों प्लेन आइडेंटिकल है तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन तीनों प्लेन आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, उसके बाद भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यानी कि वो लाइन इंटरसेक्शन वाला केस हो रहा होगा, Yes. और उस केस में भी सॉल्यूशन क्या दोस्त है? इनफाइनाइट है। समझ में आ रहा है क्या बात? इसमें Yes. एक केस में सतर्क होना पड़ेगा। एक केस कौन सा? कि मान लीजिए तीनों प्लेन पैरेलल हो, वन प्लेन देन अ प्लेन देन वन मोर प्लेन, तो इतनी हाइट है मेरी, इससे ज्यादा नहीं जा सकता मैं, ठीक है। तो एक प्लेन फिर एक और प्लेन फिर एक और प्लेन, कितने सॉल्यूशन आएंगे अगर पैरेलल है तो? 0। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे तो सोचते रह गए कि कितने आएंगे। अरे पैरेलल प्लेन है भाई, कहां टकराएंगे? मुंडी कट जाएगा, ध्यान से थोड़ा नीचे हो जाओ। हाँ समझ रहे हो? तो देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन उस Yes. केस में भी आप देखोगे बेटा कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी 0 होगा। जैसे अब बोलोगे पैरेलल प्लेन कब होगा? जब इसका रेशियो बराबर होगा। सुनना इसमें ध्यान से, इसमें बस हमें एक लाइन लिख रहा हूं, मतलब इसमें मैं लिख देता हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहली चीज, सिस्टम को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसमें मैं बस एक चीज लिख रहा हूं, एक्सेप्ट व्हेन प्लेन्स आर पैरेलल। आइडेंटिकल में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा भैया, ठीक है। आइडेंटिकल हो गया तीनों प्लेन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वो भी पैरेलल का केस है। जैसे दो लाइन सेम हो जाए तो पैरेलल तो बोल ही सकते हैं ना उसको। Yes. तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि बस इस चीज का ध्यान रखना, एक्सेप्ट व्हेन प्लेन्स आर, ऐसे लिख देता हूं मैं, ज्यादा बेटर है, डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल। डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल। एक्चुअली पैरेलल के लिए ना क्या है कि ये इनके रेशियोज पे बात बनती है। जैसे आपको याद हो लाइंस का पैरेलल कैसे होता था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2। आइडेंटिकल करना होता था तो इक्वल टू c1/c2 ही बोल देते थे, समझ लो। सवाल है कि ये कब हो रहा होगा दोस्त? ये कब हो रहा होगा? मतलब मैं इसकी पैरेलल की बात बतला रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या कब हो रहा होगा? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 एंड नॉट इक्वल टू d1/d2। समझ रहे हो? तो ये दोनों पैरेलल हो गए। मैं अभी तीनों के पैरेलल की बात कर रहा हूं, मतलब इसका भी रेशियो सेम होना चाहिए। जगह नहीं है मेरे पास। और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं दोस्त? फिर फर्स्ट और थर्ड के लिए भी कंडीशन आना चाहिए, मतलब a3/a1 इक्वल टू b3/b1 इक्वल टू c3/c1 इज नॉट इक्वल टू d3/d1। समझ में आ रही बात? तो देखो ये मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं लिखा है, मैं बस ये फील दिला रहा हूं कि पैरेलल कब होते हैं प्लेन्स। पैरेलल कब होते हैं? जब इनके रेशियोज क्या होंगे दोस्त? सेम। तो हालांकि तीनों अगर पैरेलल हैं, यानी कि ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, तो तीनों पैरेलल हो गए। इस केस में कितने सॉल्यूशन आएंगे? अच्छा, इस केस में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस केस में भी ये सब 0 होंगे। अब बोलोगे सर कैसे 0 होंगे? तो तुम सोचो, जो डेल्टा एक्स बना था क्या बना था? बोलो। डेल्टा एक्स ऐसे ही बना था ना, a1 b1 सॉरी D1. हाँ, मतलब d1 d2 d3 कुछ बना था ना।
तो मैं क्या लिख लूँ ऐसा, हाँ D1 B1 C1, ठीक है ना, D2 B2 एंड C2 ऐसा था, D3 बोलो B3 एंड C3, राइट। अभी देखना B1 C1 वाला कौन सा है रे, लिखा ही नहीं क्या मैंने कोई, हाँ देखो ना, यहां से आप B1 लिख लो तो B1 क्या जाएगा आपका, मतलब ये जब आप लिखोगे ना B1 इक्वल टू जो भी है B2 इंटू C1 बाई C2, और ऐसे ही क्या लिखोगे, मतलब कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों जो है ना ये आइडेंटिकल टाइप की हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फील आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? हाँ Yes, sir. ये देखो ना ऐसे ही फील आ रहा है मुझे, तो अब बोलोगे सर क्यों ऐसे फील आ रहा है, जैसे मान लो ये x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 है, तो ये x प्लस 2y प्लस 3z है, तो ये 2 टाइम्स होगा, मान लो ये 3 टाइम्स होगा, इधर नहीं होगा मल्टीप्लाई, सिर्फ इधर वाले में हो रहा होगा। जैसे अगर ये पैरेलल की बात सोचोगे तो कैसा दिखेगा आपको, जैसे मान लो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 था एक, फिर एक था 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू समथिंग 7, और फिर एक मान लो कि 3x प्लस क्या होगा, मतलब इसी का मल्टीपल होगा ना सब, 6y और प्लस क्या होगा 9z। तो आप देखो ना बेटा कि 2 4 6 3 6 9 आएगा ना, तो 3 बाहर आते ही 1 2 3 हो गया, और इधर से भी 2 बाहर आते हैं 1 2 3 हो गया, तो डेल्टा x 0 है, ऐसे डेल्टा y भी 0 होगा, यस और डेल्टा z भी क्या होगा 0 होगा, समझ में आएगा, और डेल्टा तो 0 है ही, दिख ही रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 टाइप का ही होगा, समझ में आ रहा है। तो उसमें भी सब 0 है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लेन्स क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, पक्का। Yes. जैसे आप ऐसे सोचो ना, उसको फील लो, लिमिटिंग केस है ये, कि जैसे 3 प्लेन्स जैसे एक लाइन में कट रहे हैं मान लो, और ये मान लो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दूर चलता जा रहा है, और दूर जा रहा है, जितना सोच रहे हो उससे दूर जा रहा है, इंफिनिटी पहुंच गया, तो तीनों प्लेन्स पैरेलल हो गए, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तो अभी भी 0 है, उस पर कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं, डेल्टा भी 0, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से क्लियर है, अभी से तो मैं क्या ही बोलूंगा। हाँ सर, देख लो, फिर भी कुछ पूछना हो तो बतला देंगे, नहीं तो अब अगली क्लास में देखते हैं। सर डन है। इसमें एक होमोजेनस इक्वेशन करके आता है, वो बतलाना बस रह गया, तो मैं अगली क्लास में देखूंगा। बाकी होमवर्क में अब आप कर सकते हो सारा कुछ। क्या पढ़ाओगे? भाई वेक्टर 3D चालू हो रहा है कल से शाम से, सबकी हो जाएगी। हाँ कैलकुलस शायद आ रहा है, सर पढ़ाएंगे। देख लेंगे बीच में, अगर मेरे को कुछ टॉपिक पढ़ाना हो तो पढ़ा देंगे इसके बाद। एक्सरसाइज 2 में जो बचा हुआ है होमवर्क में लिख लो। एक्सरसाइज 1 में भी 2-3 सवाल बाकी थे, तो वो लिख लेना, ठीक है। अच्छा वो सवाल छोड़ देना जहां D1 D2 D3 तीनों 0 हो रहा हो, ये केस अभी मैंने नहीं लिया है, ठीक है ना। When D1 D2 D3 ऑल आर 0, उसको हम लोग कहते हैं होमोजेनस इक्वेशन, तो वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो वो वाले सवाल चाहो तो तुम खुद से अगर ट्राई करना हो तो कर लेना, बाकी मैं अभी बोला हूँ छोड़ देना, ठीक है। तो D1 D2 D3 इक्वल टू 0 वाला छोड़ देना। एक्सरसाइज 1 का बचा हुआ 2 3 में खूब सारे हैं भैया, कितने कर लोगे? 50 है, कर लेंगे सर। 35 50 कर लोगे पूरे? नो सर। सर 20 का 35 कर लेना फिर। 35 35 मतलब इंग्लिश में बोलते हैं 35, ठीक है जी। हाँ एक्सरसाइज 3 में 35, और एक्सरसाइज 2 में जो बचा हुआ है, और एक्सरसाइज 1 में जो बचा हुआ है, तो लिख लो मेरे ख्याल से। मैं चलता हूँ, ओके बाय बाय। थैंक यू।
लीडर वालों का कल 5:30 से वेक्टर 3D चालू होगा, ध्यान रखना। लीडर वाले बच्चों का क्या कर रहे हो यहाँ पे? आओ दिया सर।